नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बढ़ते हैं, एक ऐसी खबर के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बता रहे हैं जिससे आज भी जब आप याद करेंगे तो आपको गर्व होगा और गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। ये उस दौर की कहानी है जब मुगलिया तख्त पर शाह आलम द्वितीय का शासन हुआ करता था। सड़क से लेकर दरबार तक मुगलिया शान की धज्जियां उड़ रही थी। एक कहावत हुआ करती थी, शाह आलम की सल्तनत दिल्ली से पालम तक। इस दौर में 7 समंदर पार से व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे हिंदुस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ व्यापार और जमीन पर नियंत्रण नहीं किया, बल्कि इसमें काम करने वाले उच्च अधिकारियों ने मुगलिया कला और कलाकारों को भी ब्रिटिश राज में समाहित करने का काम शुरू कर दिया। ब्रिटिश राज के जमाने में पटना के रहने वाले शेख जैनुद्दीन की पहचान चुनिंदा पेंटरों में हुआ करती थी। वो मुगलिया पेंटिंग शैली के चित्रकार थे और उन्हें नवाबों का आश्रय प्राप्त था। जैनुद्दीन की पेंटिंग की खास बात यह थी कि उनकी कृतियों में मुगलिया पेंटिंग शैली और पश्चिमी ढंग का बेजोड़ मिश्रण दिखा करता था। लेकिन पश्चिमी दुनिया में उनके मशहूर होने की कहानी कलकत्ता शहर के उदय से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश राज की शुरुआत में कलकत्ता शहर में उरूज पर था। उन दिनों हुगली नदी के किनारे बसे इस शहर को एशिया के सबसे तेजी से समृद्ध होते शहर की ख्याति प्राप्त थी। इसी महलों का शहर कहा जाता था। 1770 के दशक में कलकत्ता में ब्रिटिश राज के जवानों की संख्या दुगनी होकर 4 लाख तक पहुंच गई थी। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक वोल्टेयर के दोस्त काउंट डे मोडेव ने लिखा है, इस शहर को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना बेहद आसान था। इसके लिए सिर्फ एक नियोजित नक्शे की जरूरत थी, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि ब्रितानी साम्राज्य इतनी बेहतरीन लोकेशन को फायदा में ला सकती है, और असफल हो गई। और कैसे उन्होंने सभी लोगों को अपने अंदाज में इमारत बनाने की अनुमति दी, वो भी बिल्कुल अजीबो गरीब अंदाज में। इस शहर से होकर गुजरने वाले लोग सिर्फ ब्रितानियों की समृद्धता से ही हाथप्रभ नहीं थे। कई स्थानीय लोग भी इस शहर के उदय से लाभान्वित हुए। इस दौर में कलकत्ता के समाज में कई तरह की बुरी आदतें भी देखी गई, लेकिन कलकत्ता के इसी समाज में कई लोग ऐसे भी थे जो ऐसी जीवन शैली में नफरत किया करते थे। तत्कालीन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इलिजाह इम्पे भी इससे लोगों में शुमार थे, जो भारतीय कला और संस्कृति में रुचि रखते थे। भारत आते हुए उन्होंने बंगाली और उर्दू भाषा सीखी और कलकत्ता पहुंचकर फारसी भाषा भी सीख लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने क्लासिकल पेंटिंग का संग्रहण शुरू किया। जैनुद्दीन का कलकत्ता आना भी एक दिलचस्प कहानी है। पटना में रहने वाले जैनुद्दीन मुगलिया शैली में पेंटिंग बनाया करते थे, लेकिन जब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इलिजाह इम्पे और उनकी पत्नी लेडी मैरी इम्पे का भारत के दुर्लभ वन्य जीवों में रुझान बढ़ा, तो उन्होंने अपने घर में इन जानवरों को रखना शुरू किया। इसके बाद मैरी इम्पे ने पटना जाकर कुछ स्थानीय कलाकारों को अपने साथ कलकत्ता लाने का फैसला किया। जैनुद्दीन इन कलाकारों में से एक थे। मैरी इम्पे पटना से अपने साथ शेख जैनुद्दीन, उनके सहायक भवानी दास और रामदास को लेकर कलकत्ता के मिडलटन स्ट्रीट स्थित आलिशान ब्रितानी घर में आई। इसके बाद जैनुद्दीन ने इम्पे दंपति के घर पर मौजूद पक्षियों और जानवरों की पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। जैनुद्दीन ने इससे पहले कभी अंग्रेजी कागज पर पेंटिंग नहीं की थी, लेकिन इम्पे के घर पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ी जल्दी ही अंग्रेजी वॉन्टमेन वाटर कलर पेपर पर अपने ब्रशों से रंग उकेरना शुरू कर दिया। बात 1773 की है। 1773 में स्कॉटलैंड निवासी जीव वैज्ञानिक जेम्स केर भारतीय कलाकारों की बनाई हुई जीव विज्ञान से जुड़ी हुई पेंटिंगों को एडिनबरा भेज रहे थे, लेकिन इम्पे की नेचुरल हिस्ट्री एल्बम में मौजूद पेंटिंग को सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। आज के दौर में इम्पे की एल्बम की प्रतियां दुनिया भर में मौजूद निजी संग्रहों में मौजूद है और आज भी इन पेंटिंगों को नीलामी के लिए रखा जाता है।
तो एक पेंटिंग की कीमत लगभग 3.5 लाख पाउंड तक पहुंच जाती है। इम्पे के एल्बम की 197 पेंटिंग भारतीय चित्रकारी के सबसे बेहतरीन नमूनों के रूप में जानी जाती है, जिनमें जैनुद्दीन की तमाम कृतियां मौजूद हैं। ओरियल पक्षी की एक शानदार तस्वीर भी इसमें। जैनुद्दीन ने इम्पे दंपति के लिए ओरियल पक्षी की एक शानदार तस्वीर बनाई। इस पेंटिंग को पहली नजर से देखें तो यह पेंटिंग किसी यूरोपीय कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग नजर आती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस पेंटिंग में मुगलिया पेंटिंग शैली और पश्चिम देशों की पेंटिंग शैली का बेजोड़ नमूना नजर आता है। जैनुद्दीन ने ओरियल नाम की एक खास चिड़िया की पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में रंगों के चुनाव, उनके गहरे इस्तेमाल की वजह से ये तस्वीर चमकती हुई सी दिखती है। ये सारे संकेत जैनुद्दीन की मुगलिया ट्रेनिंग की ओर इशारा करती है। अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो इस तस्वीर में जो पेड़ का तना बनाया गया है वो गोल दिखता है, लेकिन इस तने पर बैठा टिड्डा ऐसा लगता है जैसे कि किताब में लंबे समय से दबाकर रखा गया कोई फूल नजर आता है। इस पेंटिंग में टिड्डे की मौजूदगी सिर्फ इसे दी गई आउटलाइन से ही समझ आती है। जहांगीर के दौर के मशहूर कलाकार उस्ताद मंसूर ने भी अपनी चित्रकारी की शैली में यही तकनीक अपनाई थी, लेकिन मुगलिया दौर का कोई भी कलाकार इस पेंटिंग में ओरियल पक्षी को एक सफेद पृष्ठभूमि पर पेंट नहीं करता, लेकिन जैनुद्दीन ने इसे कटहल के पेड़ पर बैठा हुआ दिखाया है, जो कि वैज्ञानिक नमूने के लिहाज से काफी मुफीद साबित होता है। इन दोनों चित्रकारी शैली से आने वाले कलाकारों ने एक ऐसा संगम तैयार किया जिसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैल गई। जैनुद्दीन के सहायक के रूप में काम शुरू करने वाले भवानी दास ने भी चित्रकारी के क्षेत्र में अपने गुरु जैसा नाम हासिल किया। भवानी दास की पेंटिंग में जो खास बात है वो आकृति, रंग, भाव को लेकर संवेदनशीलता है। और जैनुद्दीन बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जो बेहद गर्व की बात है हर बिहारी के लिए, क्योंकि जैनुद्दीन की ये कलाकृति आज भी दुनिया भर के अलग अलग संग्रहालयों में देखने को मिलती है। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आप क्या सोचते हैं भारतीय और बिहारी लोगों के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.